Assalamualaikum. I hope you all are doing good. Today we are going to start neuroanatomy, which is a branch of anatomy in which we study the structure and organization of the nervous system. हम छोटी क्लासेस में नर्वस सिस्टम पढ़ते आ रहे हैं. नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब हमें थोड़ी नो हाउ है कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम. अब उस नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ने का वक्त आ गया है. सही है. तो हम न्यूरोएनाटमी के अंदर क्या करते हैं कि जो भी हमारा पूरा कंप्लीट नर्वस सिस्टम है उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे. So let's start our first topic, which is introduction to CNS. What is central nervous system? Nervous system जैसे कि हमने कहा कि central nervous system की टाइप्स है, तो इसी तरीके से हम बात करते हैं अगर nervous system के introduction की central nervous system के. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक classification chart of nervous system. जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि nervous system की दो टाइप्स हैं, मीन्स दो क्लासिफिकेशन है. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, दैट इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सही है. मीन्स के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा. और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास आता है इफरेंट फाइबर्स, जिसको हम मोटर भी कहते हैं, और एफरेंट, जिसको हम सेंसरी भी कहते हैं. सही है. ये चार्ट आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास इफरेंट आ गया और एफरेंट आ गया. अभी जो इफरेंट है ना, मीन्स जो मोटर वाला पार्ट है, इसके अंदर अब हमारे पास इसकी फिर फर्दर टू टाइप्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सही. ANS को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, विच इज़ इनवॉलेंट्री. मीन्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होंगे वो किसके थ्रू होते हैं? वो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू. और जितने भी वॉलेंट्री हैं वो होंगे सोमैटिक के थ्रू. अब ये जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, फिर इसकी फर्दर तीन क्लासिफिकेशंस हैं. यहाँ पे आपको नज़र आ रही है पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक और एंटायरिक. एंटायरिक को ज़रा हम थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. हम जो अपना पढ़ेंगे वो होगा ऑटोनॉमिक की क्लासिफिकेशन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक. ठीक है. तो यहाँ तक आपको आई होप सही से समझ आ गया होगा क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम की. ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम की क्या क्लासिफिकेशंस है. दैन अगर यहीं पर ही वही वाला चार्ट है, प्रीवियस चार्ट है, अगर इसको हम ज़रा डिटेल में देख लें तो हमने देखा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, या इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो. जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? हमारे पास सारी चीज़ें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितना भी सब कुछ है वो आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स आते हैं. फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो चीज़ों में डिवाइड करेंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक मीन्स वॉलेंट्री और ऑटोनॉमिक मीन्स इनवॉलेंट्री. फिर ये ऑटोनॉमिक दो में डिवाइड है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. अब यहाँ पर जो चीज़ आपने याद रखनी की है, वहाँ पर आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास जो सिम्पैथेटिक है वो होता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में. ठीक है. सिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम के अंदर जो हमारे पास रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा? फाइट और फ्लाइट. मीन्स कि हमने कोई काम करना है, जल्दी से कुछ क्विक रिस्पॉन्स आना चाहिए. जैसे कि फ़र्ज़ करें आप जो है लाइटर यूज़ करें और आपको ख़तरा है कि भाई आपकी फिंगर जो है ना जल जाएगी, फिंगर टिप आपका जो है ना बर्न हो जाएगी, तो आप फ़ौरन से क्या करते हैं? आप अपना हाथ पीछे ले लेते हैं. वो जो क्विक रिस्पॉन्स आया है ना, वो किसकी वजह से आया? आपके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आया. जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक मोटर सिस्टम होता है उसको हम रिलैक्सिंग रिस्पॉन्स कहते हैं. इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? बहुत रिलैक्सिंग होगा. इसका जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो होता है हमारे पास नॉर एड्रेनलिन और जिसको हम एड्रीनर्जिक सिस्टम कहते हैं. जबकि यहाँ पर हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, और इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक सिस्टम बोलेंगे. तो देखो, न्यूरो ट्रांसमीटर अलग चीज़ है और सिस्टम अलग चीज़ है. सही है. तो यहाँ पर आपने ये तीन चीज़ें याद रखी कि सिम्पैथेटिक इज़ नोन एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, इट्स न्यूरो ट्रांसमीटर इज़ नॉर एड्रेनलिन, और इसका सिस्टम के एड्रीनर्जिक सिस्टम है. जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर रिलैक्सिंग है, एसिटाइल कोलिन है, और कोलिनर्जिक सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हैं. इसका रिस्पॉन्स वॉलेंट्री होता है, इसका रिस्पॉन्स इनवॉलेंट्री होता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. अब आगे अगर हम देखें, हमारा टॉपिक ही ये था इंट्रोडक्शन टू CNS.
ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखा कि दो चीज़ें थी, CNS था और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। तो PNS को हम ज़रा बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले हम CNS को ज़रा देखते हैं। CNS के अंदर दो चीज़ें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स कि हमने ब्रेन को अच्छे से देखना है और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ना है। तो आज हम जो इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्रेन को। ब्रेन, आपने पता है कि इसके अंदर हमारे पास 4 लोब्स होते हैं। फ्रंटल लोब से जो फ्रंट साइड पर होगा दैट इज़ नोन एज फ्रंटल लोब। बीच में जो होगा हमारे पास वो होता है पैराइटल लोब। सबसे पीछे जो होगा वो होगा ऑक्सीपिटल लोब। और जो बिल्कुल कान के ऊपर होगा, ईयर के ऊपर, वो कहलाता है हमारे पास टेम्पोरल लोब। इसी के नीचे हमारे पास ये पूरी जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है, ये होते हैं हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारे पास होता है सेरिबेलम। सही है। तो अगर आपके पास मॉडल रखा हुआ हो ब्रेन का, तो आपको बताएं कि लोब्स बताने हैं आपने, तो आपको ये लोब्स पता होने चाहिए कि फ्रंटल लोब कहाँ पर है, पैराइटल कहाँ पर, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो 4 लोब्स हो गए। अब इन चारों लोब्स के अगर हम फंक्शन देखें तो ये आपसे वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जिस तरीके से हम हेड नेक पढ़ रहे थे, हेड नेक के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स बताए थे आपको कि आप वो करिएगा। इसी तरीके से हमारे पास जब हम न्यूरोएनाटमी की बात पर आते हैं ना, तो सबसे पहले आपके पास जो मॉडल दिखाया जाता है वो ब्रेन का ही होता है। क्योंकि न्यूरोएनाटमी क्या है, बेसिकली आपने पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ना है, तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो जो ब्रेन का जो नॉर्मल वाला मॉडल है ना, जिसके अंदर हमारे पास लोब्स आपको नज़र आ रहे होंगे, वो आपने जो है यहाँ पर देखने हैं जी। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लोब्स जो बने हुए हैं हमारे पास, और डिफरेंट पार्ट्स भी बने हुए हैं ब्रेन के, उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के क्या फंक्शंस होते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। मींस कि कोई भी हमारे पास हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो, सारे जो चीज़ें होती है ना, ये सब किससे होती है? फ्रंटल लोब से होती है। रीजनिंग करनी है, कोई जजमेंट करनी है, बोलना, स्पीकिंग, इमोशनल ट्रेट्स, सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? फ्रंटल लोब से आएंगी। तो इन चीज़ों से आपके पास कुछ क्लिनिकल्स भी आ जाते हैं। जैसे कि आपके पास पेशेंट आया, वो आपके पास उसकी इनेबिलिटी है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो थोड़ी कम हो गई है, वो बहुत कन्फ्यूज पर्सनैलिटी बन गया है। सही है। तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि डैमेज हुआ है या जिसके अंदर कोई मसला आया है? तो आपको पता है कि फ्रंटल लोब के ये काम होते हैं, इसका मतलब है कि फ्रंटल लोब के अंदर मसला है। सही है। तो साथ साथ हम क्लिनिकल्स भी देखते रहेंगे। इसी तरीके से पैराइटल लोब में आए तो पैराइटल लोब में क्या होता है? रीडिंग हो गई, सेंसेशन हो गई, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, ये बॉडी ओरिएंटेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे पास पैराइटल लोब से हो रही है। ऑक्सीपिटल लोब से हमारे पास विजन होता है, मतलब देखना, और कलर परसेप्शन। तो ऐसे बात है, हम जब देख रहे हैं तो जब भी हम कलर्स को पहचान पाएंगे। कुछ पेशेंट्स को होता है कि चोट वगैरह लगी, सही है, तो वो क्या होता है कि उनके हम कहते हैं कि भाई दिमाग में चोट लगी है लेकिन बिनाई चले गई, सही है, उनकी विजुअल एक्टिविटी जो है ना कम हो गई, तो वो क्या होता है कि उनके मीन्स कि ऑक्सीपिटल लोब के अंदर मसला हुआ है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें, ठीक, इसी तरीके से हम टेम्पोरल लोब पर आएँ तो टेम्पोरल लोब हमारे पास किस में हेल्प करता है? अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी और हियरिंग, मतलब सुनने में, मेमोरी को वो करने में, और बिहेवियर वगैरह, इन सब में टेम्पोरल लोब कर रहा होता है। फिर ये तो हमारे पास चारों लोब्स की बात हो गई कि जो हमारे पास ब्रेन के लोब्स हैं उनका क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं। फिर बात करते हैं ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम में हमारे पास क्या काम करता है? ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है, मतलब सांस लेने में, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन में, अलर्टनेस और स्लीप और स्वेलिंग में। और सेरिबेलम जो होगा हमारे पास, सेरिबेलम को जो मेन आपने याद रखना है ना, वो याद रखना है अपने बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल या बैलेंस, ये दो वर्ड से ही आपके पास EMQs ये BCQs आते हैं सेरिबेलम का। जबकि ब्रेन स्टेम का आपके पास ये चारों में साथ सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ब्रीथिंग और अलर्टनेस या स्लीप वाला है। ठीक है। अब बेसिकली ब्रेन स्टेम होता है क्या है? अगर हम बात करें कि ब्रेन स्टेम हमने पढ़ा, तो ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास 4 पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। ब्रेन स्टेम के अंदर हमारे पास ब्रेन के 4 पार्ट्स आ जाते हैं, दैट आर मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, पॉन्स और मिड ब्रेन। इन 3 चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। सही है। मेडुला ऑब्लोंगाटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, इन 3 चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम क्या है हमारे पास, किस में हेल्प करता है? ब्रीथिंग में हेल्प करेगा, अलर्टनेस, स्लीप, डाइजेशन, इन सब चीज़ों में। तो फर्स्ट करें, अगर हमारे पास
किसी के ब्रेन में पॉन्स पार्ट में मसला आ गया है, मींस कि वहाँ पर कुछ इंजरी हो गई, कुछ ट्रॉमा हो गया, तो वो डायरेक्टली किस पर इफ़ेक्ट करेगा? वो इन चारों फैक्टर्स पे भी तो इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारी तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं? ब्रेन स्टेम बना रही हैं। तो इस वजह से हम साथ साथ इसको क्लिनिकल्स को ऐसे देख लेंगे। यहाँ पर आपको ये ब्रेन ही नज़र आ रहा है। सबसे पहले फोर ब्रेन है, फिर ये हमारे पास बीच वाला पार्ट है तो मिड ब्रेन, फिर पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। ये तीन चीज़ों को मिलाकर हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं हाइंड ब्रेन। और फिर सबसे नीचे आ गए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ गई। सही है। तो हाइंड ब्रेन की कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी है। हाइंड ब्रेन में कौन सी तीन चीज़ें होंगी? पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। अच्छा, अब जब हम ब्रेन पूरा पढ़ रहे हैं, सही है, तो अब यहाँ पर हम जो है, अच्छा पहले CNS डेवलपमेंट मीन्स कि ब्रेन की डेवलपमेंट को हम ज़रा बाद में देखते हैं। जब ब्रेन कवर कर ही रहे हैं तो यहाँ पर हम ब्रेन के बाकी के पार्ट्स भी देख लेते हैं। जी, तो देखिए हमने ब्रेन का पढ़ा, सही है। अब ब्रेन के हमने पार्ट्स देख लिए, लोब्स देख लिए कि कितने लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस देख लिए, ब्रेन के पार्ट्स भी देख लिए। अब ब्रेन के हम ये देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास होता है आउटर मैटर और इनर मैटर। ठीक है। ब्रेन का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होगा आपको नज़र आ रहा होगा, और इनर मैटर। जो आउटर होता है ना, वो होता है हमारे पास ग्रे। आउटर पार्ट कैसा होता है? ग्रे। ब्रेन देखा होगा आपने, आउटर किस कलर का होगा? ग्रे मैटर जिसे कहते हैं। और इनर कैसा होता है? वाइट होता है। अब यहाँ पर ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। वाइवा क्वेश्चंस में आपको साथ साथ बताती रहूँगी, वहाँ पर आप स्टार बना लिएगा। या पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पर भी आप स्टार बना लीजिएगा। इट इज़ वाइट ड्यू टू द it is white due to the lipid material it is white due to the lipid material of nerve fibers and myelin sheath। ये वाइट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो नर्व फाइबर्स और माइलिन शीट है, उसके हमारे पास जो लिपिड कंटेंट है, उसकी वजह से ये हमारे पास ब्रेन का ये वाला पार्ट, इनर पार्ट जो है वाइट होता है। अब ब्रेन के हम ये देख रहे थे, ये हमारे पास ब्रेन है, तो ये हमारे पास तीन उसमें डिवाइड होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हमारे पास हाइंड ब्रेन। सही है। जो फोर ब्रेन है इसको हम प्रोसेंसिफिलॉन भी कहते हैं, प्रोसेंसिफिलॉन। ये आपने पढ़ा होगा अपनी एम्ब्रियो के अंदर। मिड ब्रेन को हम मेसेंसिफिलॉन कहेंगे। हाइंड ब्रेन जो है हमारे पास दो में होता है, इसको हम मिटेंसिफिलॉन और माइलेंसिफिलॉन। सही है। मिटेंसिफिलॉन और माइलेंसिफ ठीक है। फोर ब्रेन, प्रोसेंसिफिलॉन, मेसेंसिफिलॉन, मिटेंसिफिलॉन और माइलेंसिफिलॉन। अब इसके अंदर क्या कंटेंट्स आता है? मतलब जो फोर ब्रेन वाला पार्ट होगा उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें आएंगी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला। ये सारे किसका पार्ट है? ये हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट है। जबकि मिड ब्रेन में आए, सही है। अब अच्छा, इसको हम जो है ना, दो फोर ब्रेन को भी हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, टेलेंसिफिलॉन और डायंसिफिलॉन। टेलेंसिफिलॉन और डायंसिफिलॉन। टेलेंसिफिलॉन के ये सारे पार्ट्स है। डायंसिफिलॉन में हमारे पास आ जाते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पर आपको समझ आया, फोर ब्रेन को हम प्रोसेंसिफिलॉन कहते हैं। फिर ये फर्दर टू में डिवाइड होगा, टेलेंसिफिलॉन और डायंसिफिलॉन। टेलेंसिफिलॉन के अंदर ये चार पार्ट्स हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला। डायंसिफिलॉन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं मेसेंसिफिलॉन, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, टेक्टम, सही है, टेक्टम और टेगमेंटम। टेक्टम और टेगमेंटम। जबकि मिटेंसिफिलॉन में आए तो मिटेंसिफिलॉन में हमारे पास होता है पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेंसिफिलॉन के अंदर हमारे पास होता है मेडुला ऑब्लंगेटा जिसे आप कहेंगे।
तो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन वाला चार्ट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है ब्रेन का, जिसमें ये आपके जो है BCQs में भी आता है, ये आपके वाइवा में भी पूछते हैं। ठीक है, वाइवा में तो आपको कंप्लीट बताना होगा, लेकिन BCQs में क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेलेंसिफ्लॉन। तो अब आपको ज़ाहिर सी बात है याद होंगे तो। अच्छा, तो यहाँ से आपको देखो नज़र आ रहा है लिखा हुआ है कि प्रोजेंसिफ्लॉन जो है हमारे पास वो क्या है, दो फर्दर में डिवाइड हो रहा है, टेलेंसिफ्लॉन और डायंसिफ्लॉन। टेलेंसिफ्लॉन क्या बना रहा है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर मीन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, एमिग्डाला, इन सब चीज़ों को मिला के सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और कैविटीज़ की अगर हम बात करें, ये कैविटी वाला एक अलग से टॉपिक है, सही, तो इसको अभी छोड़ दो आप। अब बस ये चीज़ें देखें, डायंसिफ्लॉन हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये बनाते हैं। फिर आ जाओ मीजेंसिफ्लॉन, जो कि हमारे पास क्या बना रहा था, मिड ब्रेन। रोम्बोसिफ्लॉन हमारे पास मेटेंसिफ्लॉन और माइलेंसिफ्लॉन। मेटेंसिफ्लॉन के अंदर दो चीज़ें हैं, पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेंसिफ्लॉन के अंदर है मेड्यूला। तो हमारे पास CNS की डेवलपमेंट में अब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हो रही होती है। तो ये जो तीन चीज़ें बनती हैं हमारे पास, प्रोजेंसिफ्लॉन, मेजेंसिफ्लॉन और रोम्बेंसिफ्लॉन, ये तीन चीज़ें आगे जाकर फर्दर हमारे पास क्या बना रही होती हैं, ब्रेन की फॉर्मेशन करी होती है, डिफरेंट पार्ट्स बना रही होती हैं ब्रेन के। तो हम आ जाते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन के अंदर। तो वहाँ तो हमने देख लेते हैं कि प्रोजेंसिफ्लॉन, मेजेंसिफ्लॉन, डायंसिफ्लॉन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, लेकिन बेसिकली अब वो प्रोजेंसिफ्लॉन, मेजेंसिफ्लॉन वो कैसे बनते हैं, तो वो हमने देखना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, आपको सबसे पहले तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नर्वस सिस्टम जो है हमारे पास, वो किस उससे डिराइव हुआ है। नर्वस सिस्टम किससे डिराइव हुआ है, किस जर्नल लेयर से, एक्टोडर्म से। ये हमारे पास BCQ का क्वेश्चन है। नर्वस सिस्टम डिराइव फ्रॉम एक्टोडर्म। अब ये क्या होता है, एक्टोडर्म मीन्स कि किस तरीके से एक्टोडर्म से ये बनना शुरू होता है, जब हमारे पास 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट होता है। सही है, 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास जो ये एक्टोडर्म है, ये क्या बना देती है, ये हमारे पास बना देती है न्यूरल प्लेट। एक्टोडर्म ने क्या बना दिया, एक्टोडर्म ने बना दी न्यूरल प्लेट। अब ये जो न्यूरल प्लेट है ना, इसके अंदर हमारे पास ग्रूव्स बनना शुरू होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से ये ग्रूव्स बनना शुरू होंगे, जिसको हम कहेंगे। ये जो हमारे पास न्यूरल ग्रूव्स हैं, ये और डीपेंड हो जाते हैं। डीपेंड मीन्स कि और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे ये जो ग्रूव्स हैं। अभी न्यूरल ग्रूव्स क्या कहलाएंगे, ये अब जब ये डीप होगा तो ये कहलाएंगे न्यूरल फोल्ड। सही है, एक्टोडर्म ने बनाए न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट के अंदर जो ग्रूव्स थे वो कहलाए न्यूरल ग्रूव्स, न्यूरल ग्रूव्स जब डीप हो गए तो वो कहलाए न्यूरल फोल्ड। अब ये जो न्यूरल फोल्ड है ना, ये सारे मीन्स कि सारे न्यूरल फोल्ड्स बने हुए थे, ये सारे क्या होंगे, ये एक साथ फ्यूज़ हो जाएंगे, मतलब एक साथ इस तरीके से इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अभी जब ये फ्यूज़ हुए ना, तो ये इसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। अब ये क्या बन गई है, ये एक न्यूरल ट्यूब बन गई है। When neural folds are fused, they are known as neural tube. अब न्यूरल ट्यूब जो है हमारे पास, इसको अगर मैं देखूँ, ये न्यूरल ट्यूब है, इसमें न्यूरल ट्यूब में दो स्पोर्स होते हैं, एक ऊपर स्पोर होता है और एक नीचे स्पोर होता है। ऊपर वाले स्पोर को हम कहते हैं एंटीरियर न्यूरोस्पोर, एंटीरियर न्यूरोस्पोर, और नीचे वाला जो होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर। एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट बनी, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ग्रूव्स बने, न्यूरल ग्रूव से न्यूरल फोल्ड बना, न्यूरल फोल्ड से न्यूरल ट्यूब बना। न्यूरल ट्यूब के आगे पीछे दोनों एंटीरियर पोस्टीरियर टाइप वहाँ पर स्पोर्स मौजूद थे, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर न्यूरोस्पोर और पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर। सही है, ये जो हमारे पास एंटीरियर न्यूरोस्पोर होता है ना, ये जल्दी क्लोज हो जाता है, जबकि जो पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर होता है वो 2 डेज़ बाद क्लोज होगा। 2 डेज़ बाद क्लोज होगा, मीन्स एंटीरियर न्यूरोस्पोर अगर 28 डेज़ में क्लोज होता है, तो पोस्टीरियर न्यूरोस्पोर कितने डेज़ में क्लोज होगा, 30 डेज़ में क्लोज होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास न्यूरल ट्यूब, और यहाँ तक कि अगर हम बात करें न्यूरल ट्यूब बनी किस तरीके से। फिर हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये हमारे पास क्या करवाते हैं, मतलब ये होते कहाँ पर है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और हमारे पास जो न्यूरल ट्यूब होती है, ये समझो ये हमारे पास एक्टोडर्म है और ये न्यूरल ट्यूब है, इनके दरमियान में जो सेल्स होते हैं इसको हम न्यूरल क्रेस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं ना, ये हमारे पास फॉर्मेशन करते हैं गैंग्लिया की। अभी गैंग्लियंस क्या होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़े नो हाउ तो होगी गैंग्लियंस की, आप लोगों ने हेड एंड नेक के अंदर भी टॉपिक पढ़ा होगा। तो गैंग्लियन की बेसिकली फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से हो रही है, जो कि हमारे पास दो होते हैं, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन और हमारे पास ऑटोनॉमिक रूट गैंग्लियन, पोस्टीरियर रूट और ऑटोनॉमिक रूट गैंग्लियन। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है हमारे पास, गैंग्लियन और पोस्टीरियर रूट, और ये बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूरल ट्यूब की, तो ये न्यूरल ट्यूब के आगे तो ये तो हो गए स्पोर्स, फिर हमारे पास ये आगे होती है कुछ वेजिकल। तो ये 3 पार्ट्स में होती है, इसको मैं आगे ड्रॉ करती हूँ जी। तो देखिए ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब थी, सही है,
ये हमारे पास न्यूरोस्पोर्स थे, और इसके आगे ये हमारे पास इस तरीके से वेसिकल बनी हुई होती है। सही है, ये न्यूरल ट्यूब है। अभी जो न्यूरल ट्यूब जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, इसको हम न्यूरल ट्यूब कह रहे थे। न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन देख ली कि बनती किस तरीके से। ये जो न्यूरल ट्यूब है ये आगे जाकर क्या बनाती है, ये बनाती है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो वेसिकल्स होते हैं ये हमारे पास बनाते हैं ब्रेन के पार्ट्स। ब्रेन के पार्ट्स कौन से? फोर ब्रेन पहले वाला होगा, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इस तरीके से वेसिकल्स ने क्या बना दिया, ये हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स बना दिए। और न्यूरल ट्यूब ने क्या बना दिया, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बना दी। न्यूरल क्रेस्ट सेल से हमारे पास क्या बन गए, गैंग्लियन बन गए। गैंग्लियन हमारे पास पोस्टीरियर रूट थे और ऑटोनॉमिक थे। पोस्टीरियर मीन्स सेंसरी सेंसेशंस करवाएंगे, और यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया कि जो न्यूरल ट्यूब होती है ना ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है 28 डेज के अंदर। सही। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रेन की डेवलपमेंट कंप्लीट समझ आ गई होगी। जाहिर सी बात है, जब ब्रेन के भी पार्ट्स बन गए और स्पाइनल कॉर्ड भी बन गई, इसका मतलब ये पूरा सीएनएस हमारे पास बन गया ना। सीएनएस के अंदर दो ही चीज़ें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। न्यूरल ट्यूब से स्पाइनल कॉर्ड बन गया, वेसिकल से ब्रेन बन गया, इसका मतलब सीएनएस की डेवलपमेंट हो गई है। तो फोर ब्रेन मतलब ये जो वेसिकल होगा इसको हम बोलते हैं प्रोसेंसिफ्लॉन, जो कि आगे जाके हमारे पास फोर ब्रेन बना रहा था। ये हमारे पास होता है मेसेंसिफ्लॉन, जो कि आगे जाके मिड ब्रेन बनाएगा। और ये होता है माइलेंसिफ्लॉन और मिटेंसिफ्लॉन, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। तो इस तरीके से हमारे पास सीएनएस की डेवलपमेंट होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए इन शॉर्ट, वाइवा में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर नदीम जो भी एक्सटर्नल होता है वो पूछते हैं सीएनएस की डेवलपमेंट में। तो आपने बोला कि भाई हमारे पास जो एक्टोडर्म होगा वो हमारे पास तो बना देगा सबसे पहले न्यूरल प्लेट। जो ये न्यूरल प्लेट होगी इसके अंदर कुछ ग्रूव्स होंगे जिसको हम न्यूरल ग्रूव्स कहते हैं। ये न्यूरल ग्रूव्स जो है ना डीप हो जाएंगे, थोड़े गहरे हो जाएंगे, जिसको हम फिर न्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। और ये न्यूरल फोल्ड्स जब जो है हमारे पास फ्यूज हो जाएंगे तो ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब बना देते हैं। और फिर ये न्यूरल ट्यूब आगे जाके हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड बना लेती है। और न्यूरल ट्यूब के आगे जो वेसिकल्स होते हैं ये हमारे पास फिर फर्दर आगे ब्रेन के पार्ट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेन की डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि सीएनएस की क्लासिफिकेशन क्या होती है। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन के क्या पार्ट्स होंगे और ब्रेन की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है।